नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। जय भीम टू ऑल। जय भीम सर। इसके पहले जो क्लास हुआ उसमें हमने क्या सीखा? गण सीखा ना? गन सीखा सर, और उसके बाद में हाँ हमने आगे का एक ये भी प्रेरणार्थक जो शब्द थे हाँ हाँ, वो वो भी भी हमने सीखा। सीखा था। हाँ 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 हाँ। आज हम अभी नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ सर। उसका नाम है वाच्य प्रकरण। मतलब वाह। वाच्य प्रकरण मतलब जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, ओके। पैसिव वॉइस, हम कहते हैं ना। यस सर। तो हाँ, तो हम उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पाली में जो भी वॉइस जो है मतलब वाच्य है, तो उसका अध्ययन करेंगे और उसके उदाहरण भी लेंगे। तो उसके पहले जो प्रेरणार्थक जो हमने सीखा था, तो उसका कुछ होमवर्क किया किसी ने? गण का किया? जेठे साहब ने बहुत अच्छी तरह से भौतिक गण का टेबल तैयार करके व्हाट्सएप पे मुझे भेजा है, मैंने देखा कल। लेकिन मैं कुछ लिखने से पहले ही मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसलिए वो मैसेज नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दिया गया। तो उसी तरह अगर आप पाली का अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जेठे साहब कि आप भी बहुत अच्छी तरह से पाली का अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं और समाज को भी कुछ दे सकते हैं। वेरी नाइस एंड कीप इट अप। और ऐसा ही करते रहो। और सारे बाकी विद्यार्थियों को भी मैं यही सूचित करना चाहता हूँ कि आप भी कुछ इसी तरह अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। ओके। जैसे कि भौतिक गण में जैसे धातु है, कौन कौन से धातु है, स्यादि में कौन से है, क्यादि में कौन से है, ये सब धातु एक लिस्ट करके, मतलब ये पाली महाव्याकरण जो बुक दिया है, इसमें सब धातु दिया है, उसका एक धातु प्रकरण नहीं है। तो आप अगर उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे और उसका सॉर्टिंग करेंगे, तो आपको आपका भी अध्ययन हो जाएगा और बाकी लोगों को भी आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो अ, आज हम वाच्य प्रकरण मतलब वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये कैसे बनते हैं पाली में। तो ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या है, ये पहले हम सीख लेंगे। मतलब उसका हम पहले अध्ययन करेंगे, समझ लेंगे। तो एक्टिव वॉइस जो होता है, तो उसमें सीधा सीधा जो कर्ता होता है, मतलब सब्जेक्ट जो होता है, वो एक्शन करता है, वो खुद एक्शन करता है, इसीलिए उसे एक्टिव वॉइस कहा है। ओके। इसमें कर्ता एक्शन करता है और इस वाक्य में कर्म भी होता है। एक्टिव वॉइस में कर्म भी होता है और क्रियापद भी होता है। ओके। लेकिन पैसिव वॉइस जो होता है, इसमें जो कर्ता जो होता है, इसमें भी कर्ता होता है लेकिन वो तृतीया विभक्ति में होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बालको सूर्यं पश्यति, बालको सूर्यं पश्यति मतलब बालक खुद देखने की क्रिया कर रहा है, इसीलिए। और इसमें कर्म है और क्रियापद है, तो इसीलिए ये कर्तरी प्रयोग हो गया, मतलब एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन ये बालको अगर पैसिव वॉइस में अगर हम देखें, तो ये जो कर्ता है, ये पैसिव वॉइस में प्रथमा विभक्ति में नहीं आएगा, तो वो तृतीय विभक्ति में आएगा। मतलब बालक के न, बालक के न सूर्यंग, इसमें भी कम्मा है, लेकिन क्रियापद में भी चेंजेस होते हैं। तो वो पैसिव वॉइस में पाली में कैसे होते हैं, तो उसको य लगता है। तो वो य कहाँ लगता है, कैसे लगता है, मैं आपको बताऊंगा। तो पश्यति मतलब बालकेन सूर्यं पश्यति, मतलब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि बालक के द्वारा सूर्य को देखा जा रहा है।
या देखा जाता है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में कैसा होगा, बालक सूर्य को देख रहा है या देखता है। तो ये जो दो प्रकार है वाक्य की, मतलब एक कर्तरी वाक्य और एक कर्मणी वाक्य, मतलब एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ओके, ऐसा इसका प्रकार मतलब विभाजन हो गया। लेकिन पाली में और एक तीसरा प्रकार, मतलब पाली में ही नहीं लेकिन हर एक भाषा में होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब भाववाचक, भाववाच्य। तो ये जो प्रकार जो है भाववाच्य, वो भी पाली में कैसा होता है, किस तरह उसका प्रदर्शन किया जाता है, कैसे बोला जाता है, उसका मीनिंग कैसे होता है, ये हम अभी देखेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये इस पाठ का नाम है वाच्य प्रकरण, मतलब वॉइस, वॉइस लेसन। मतलब मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और एब्स्ट्रैक्ट। तो पाली भाषा में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। यहाँ पे दिखा दिया है कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य का ही मीनिंग है एक्टिव वॉइस, भाववाच्य वाच्य का है एब्स्ट्रैक्ट, और कर्मवाच्य का हम देखते हैं पैसिव वॉइस। ओके, तो कर्तृवाच्य में क्या होता है ये यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़कर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये नियम ही है। मतलब ये देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, मैंने पहले ही आपको बताया एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में ही आता है। मतलब मैंने आपको जो उदाहरण दिया, बालको सूर्यांग पश्यति, तो बालको ये क्या है, करता है, कौन देख रहा है, तो बालक देख रहा है, और वो करता है, तो वो प्रथमा विभक्ति में आ गया। और कर्म में यदि कोई हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन ब्रैकेट दिया है, यदि कोई हो तो, मतलब इसका मतलब कर्म कभी कभी वाक्य में नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। और कर्म में यदि कोई हो तो द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है। जैसे मैंने आपको बताया बालको सूर्यं पश्यति, मतलब ये जो सूर्य है ये क्या है, कर्म है, तो वो द्वितीय विभक्ति में है। तो सूर्यं ऐसा मैंने कहा, तो अंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय मैंने सूर्य को जोड़ दिया, तो सूर्यं हो गया। ओके, ये कर्ता और कर्म का हो गया। और क्रिया के पुरुष तथा वचन कर्ता के पुरुष तथा वचन के समान होते हैं। ये जो नियम है तो मैं पहले से ही आपको सबको बार बार मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो कर्ता का वचन होता है वही क्रियापद का वचन होता है, और क्रियापद का पुरुष जो होता है वही कर्ता का पुरुष होता है। तो ये जो बालको जो है ये प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है। और उसी तरह जो करता है पश्यति, वो प्रथम पुरुष में एक वचन में है टी करके। तो ये जो दोनों का समान होना, ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, लेकिन यहाँ अकर्मक मतलब कर्म नहीं दिया है। यदि कोई हो तो कर्म, तो इस वाक्य में कर्म नहीं दिया है, अकर्मक, मतलब देवदत्तो हसति, मतलब देवदत्त हंसता है। यहाँ पे कर्म नहीं है, हंसने की क्रिया किस पर हो रही है, क्या हो रही है, ये यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन कर्ता जो है वो देवदत्तो है, मतलब ये पठमा विभक्ति एक वचन में है, और ये पठमा पुरुष एक वचन में है। क्रिया देवदत्त हंसता है, यहाँ देवदत्त करता है, यहाँ पे दिया है, यहाँ देवदत्त क्या है,
करता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति है, मैंने आपको पहले ही बताया। और क्रिया जो है हसती, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, बराबर है, क्योंकि कर्ता देवदत्तो भी प्रथम पुरुष एक वचन है। अभी आप कहेंगे कि प्रथम पुरुष देवदत्तो ये कैसा हो सकता है, ये तो धातु को ही पुरुष लगते हैं। लेकिन इस जो प्रथम पुरुष और प्रथम विभक्ति, इसकी जोड़ी जो होती है नाम और कर्ता की, वो समान होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए और एक वचन नहीं होनी चाहिए, यह इनको कहना है। आप इसी तरह से समझ लीजिए। इसी तरह अभी उदाहरण के तौर पर दिया है, बालका हसंती, मतलब हसंती ये अनेक वचन में है, अनेक वचन में है प्रथम पुरुष, और बालका ये भी अनेक वचन में है, मतलब यहाँ पे बालको नहीं है। बुद्धो बुद्धा जैसे हम अकारांत शब्द के विभक्ति देखते हैं, तो उसी के अनुरूप ये बालका हो गया है, बालक का बालका अनेक वचन में हो गया है। तो क्रियापद और नाम ये दोनों अनेक अनेक वचन में है, और ये प्रथमा विभक्ति में है और ये प्रथम पुरुष में है। तो ये व्याकरण के अनुसार ये सही कॉम्बिनेशन हो गया। वैसे ही अहं हसामी, मतलब मैं हंसता हूँ, मयंग हसाम, हम हंसते हैं, त्वं हससी, मतलब तुम हंसते हो, तुम में हंसे तो मतलब तुम में आप हंसते हो। तो ये क्या हो गया, अकर्मक हो गया, लेकिन ये कर्तृत्ववाच्य मतलब एक्टिव है, इसमें ये उदाहरण है। अकर्मक में अकर्मक के मतलब कर्म नहीं होने वाले जो सेंटेंस है, और वो जो एक्टिव है इसमें है, उसके ये उदाहरण और यहाँ पे विवरण किया है। लेकिन अगर वाक्य में अगर कर्म आए, तो आपको मैंने अच्छी तरह से ये भी पढ़ा है एक्टिव वॉइस में, तो सकर्मक मतलब कर्म का अंतर्भाव हो गया, आगम हो गया, तो कैसा होता है, बालको कुक्करन पश्यति, बालको कुक्करे पश्यति। ओके, अभी यहाँ पे बालको कर्ता हो गया, कुक्कुरन कर्म हो गया, और पश्यति क्या हो गया, क्रियापद हो गया। तो बालको पश्यति ये कॉम्बिनेशन इसके अनुरूप व्याकरण के अनुसार बराबर है। और यहाँ पे आगम कैसा किसका होगा, कुक्कुरन, मतलब कर्म का आगमन हो गया। तो उसी तरह बालको कुक्कुरे पश्यति, मतलब ये बालको पश्यति मतलब लड़का देखता है, लेकिन यहाँ पे जो कर्म है ये अनेक वचन में है, मतलब अनेक कुक्कुरों को देखता है, एक बालक अनेक कुक्कुरों को देखता है। तो ये सकर्मक हो गया एक्टिव वॉइस, और ये यहाँ पे ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये क्या हुए, अकर्मक एक्टिव वॉइस हो गए। ओके, ये इसी तरह इसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृत्ववाच्य या कर्तरी प्रयोग, हम इसे कहते हैं। ओके, अभी दूसरा जो वाक्य जो है भाववाच्य, तो भाववाच्य में क्या होता है अभी हम देखें। तो भाववाच्य में हम देखते हैं कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तरी में हमने क्या देखा, प्रथमा विभक्ति देखी, लेकिन भाववाच्य जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है, कर्म होता ही नहीं है। ये देखिए, मतलब यहाँ पे ही लगा दिया उन्होंने, तो कितना डेफिनेटली वो कर रहे कि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। मतलब ये भाववाच्य जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो क्या होता है, अकर्मक होता है। वो क्यों, क्योंकि भाववाच्य केवल अकर्मक धातु से ही बनता है। यहाँ पे बोल्ड इसमें दे दिया है उन्होंने, भाववाच्य केवल अकर्मक धातु से ही बनता है। अभी अकर्मक धातु कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता हुआ तो आपको ये वाक्य भाववाच्य है ये समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, जैसे गम है मतलब जाना है,
तो ये धातु जो है किसी के ऊपर उसकी क्रिया थोपता नहीं है, तो वो अकर्मक है। तो आगे हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर। तो अकर्मक धातु मतलब क्या होता है, जो धातु कर्म पर निर्भर नहीं है, ऐसा उसे अकर्मक धातु कहते हैं। और उससे क्या बनता है, भाववाच्य वाक्य बनते हैं। ऐसा आप ध्यान में रखिए। क्रिया सदैव प्रथमा पुरुष एक वचन रहती है। इसमें भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे कि पठती, गच्छति, इसी तरह उसका क्रिया रहता है, मतलब पढ़ता है, मतलब जाता है। ओके, इसी तरह इसे कहा जाता है, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन रहते हैं। अभी विभक्ति लगाने के पहले धातु से परे य प्रत्यय आता है, क्य प्रत्यय आता है, और क्य का य रह जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भाववाच्य वाक्य में क्रियापद का रूप अलग हो जाता है, बनता है, क्रियापद का रूप बनता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, बालको सूर्यं पश्यति। तो इसमें अगर ये वाक्य भाववाच्य में करना है, तो इसमें कर्ता जो है तृतीया में डालना है। तो बालकों का क्या हो गया, बालकेन। अभी कर्म होता ही नहीं है, तो सूर्य को हम हटा देंगे। हाँ, उस वाक्य में से सूर्य को हम हटा देंगे, तो क्रियापद क्या रहेगा, पश्यति रहेगा। तो इस पश्यति को भाववाच्य में करना है, मतलब बालकेन पश्यति। इस पश्यति को हमें क्या करना है, अभी भाववाच्य में बदलना है। तो विभक्ति लगाने के पहले धातु से परे, धातु से परे, यहाँ पे विभक्ति शब्द से नहीं आना चाहिए, प्रत्यय लगाने के पहले ऐसा आना चाहिए। विभक्ति लगाने के पहले धातु से परे क्यों प्रत्यय आता है, यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है, विभक्ति नहीं होना चाहिए। तो धातु से परे क्यों प्रत्यय आता है, मतलब क्यों का य रह जाता है। तो हम अभी देखेंगे, पश्यति अपना क्रियापद है, तो उसको य कहाँ लगाना है, तो पश्य ये धातु हो गया, पश्य ये क्या हो गया, धातु हो गया। और अगर वर्तमान काल में हमें उसे करना है, तो वर्तमान काल का प्रत्यय क्या है, ती है। ओके, तो पश्य और ती जो है, इसमें गैप रखना है आपको। तो पश्य को यह पश्य के परे, मतलब उसके बाद आपको यह रखना है, और फिर बाद में ती लगाना है। तो क्या होगा, पश्यति। क्या होगा, पश्यति। य लग गया, कहाँ लग गया, धातु से परे लग गया। और उसके बाद फिर वर्तमान काल का जो प्रत्यय जो है ती, वो लग गया। मतलब भाववाच्य में करना है तो क्या होगा, बालके न पश्यति। ओके, पश्यति या पश्यति, मतलब लड़के के द्वारा देखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, लड़के के द्वारा देखा जाता है, ये भाववाच्य हो गया। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिए हैं। बालकेन अत्र भूयते। यहाँ पे ये भूयते जो है, तो ये देखिए, ये भू जो धातु है उसके परे लग गया, और ये ते जो है, ये वर्तमान काल का एक वचन का अत्तोनोपद का ये लग गया यहाँ पे। मतलब ते स्वे अंते अंते से वे, ऐसा उसका अत्तोनोपद का ये जो है। हम देखते हैं परस्पर पद हमने पढ़ा है, परस्पर पद का
प्रत्यय क्या है, ती अंति सी थ मीम। उसी तरह अत्तनो पद का जो प्रत्यय होते हैं वो ते, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ते अंते, ये मुझे मालूम है। से वे भी है, और हाँ, ते अंते से भे, और उत्तम पुरुष में ए में, ये अत्तनो पद के प्रत्यय है वर्तमान काल के। और परस्व पद के प्रत्यय क्या है, ती अंति सी त मीम। तो यहाँ पे जो भाववाच्य के जो उदाहरण दिए हैं, ये अत्तनो पद के दिए हैं। मतलब ये जो ते जो है ये अत्तनो पद का प्रत्यय है। इसे हम भूयति भी कह सकते हैं, भूयति भी कह सकते हैं। तो मतलब उसका वही भी अर्थ हो सकता है। मतलब बालके न अत्र, मतलब यहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ। ओके, बालके न अत्र भूयते, भूयते मतलब मौजूद होना, मतलब वो मौजूद है या होता है। तो बालके न अत्र भूयते मतलब लड़का यहाँ मौजूद है। ये क्या हुआ, भाववाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे बालके न तृतीया में है। यहाँ पे क्रियापद जो है, ये क्रियापद उसको य लग गया है, इसके धातु से परे य लग गया है, और अत्तनो पद में दिया है। तो कोई बात नहीं, अत्तनो पद में दिया है तो गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बालक, और यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म नहीं है। अत्र, ये जो है ये तो क्रिया विशेषण है, मतलब अव्यय के रूप में यहाँ पे दिया है अत्र। तो लड़का यहाँ मौजूद है, इसका मीनिंग हो जाता है। इसी तरह बालके ही अत्र भूयते, मतलब बाला के ही लिखा है यहाँ पे, तो ये ल चाहिए था। बालके ही अत्र भूयते मतलब लड़के यहाँ मौजूद है, मतलब लड़कों के द्वारा यहाँ मौजूद होना है, मतलब हुए है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन अभी इसमें ध्यान में रखिए, जो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसका मीनिंग भी हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं या समझते हैं। तो यहाँ लड़कों के द्वारा मौजूद हो जाता है वगैरह, ऐसे हम ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। डायरेक्ट एक्टिवेशन, लड़के यहाँ मौजूद है, ये ऐसा ट्रांसलेशन उसका हो गया है। मया अत्र भूयते मतलब हमारे द्वारा, मतलब मैं, अभी यहाँ पे हम चाहिए थे, मया का, ये ऐसा क्यों हो गया, ये इतना पाली व्याकरण का बुक, और इसमें थोड़ा ऐसे मतलब ठीक नहीं लगता। मया का मतलब होता है हम, हाँ। तो यहाँ हम यहाँ मौजूद है, ऐसा यहाँ पे चाहिए। मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसका क्या हो, ये सेंटेंस कैसा हो सकता था, अहं अत्र भूयामि, ऐसा यहाँ पे चाहिए था, मैं यहाँ मौजूद हूँ का। ये तो उसको भी गड़बड़ है इसमें, भूयामि। ओके, अहं, अहं अत्र भूयामि मतलब मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। त्वया अत्र भूयते, तुम, यहाँ पे देखिए तुम यहाँ पे बराबर है, त्वया, ये मया, यहाँ पे हम चाहिए था। तुम यहाँ मौजूद हो। ओके, मया अत्र भूयिष्यते, यहाँ भी मया अत्र भूयिष्यते, यह भी ये क्या है, भविष्य काल में, ये यहाँ पे यह लग गया है, यहाँ पे ये यह लग गया, जोड़ा दिया है धातु से परे। तो मया अत्र भूयिष्यते मतलब मया, ओ सॉरी, हाँ, नहीं नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ये मया का मतलब बराबर है मेरे द्वारा। मेरे द्वारा, मैं मयंक समझ रहा था, मुझसे ही गलती हो गई। मयंक, एक मिनट, कहाँ पे है वो? हाँ, ये मया। ये मया है, मतलब एक वचन में है, मतलब मेरे द्वारा, ऐसा ही है, बराबर है ये। दिस इज करेक्ट। और ये भी बराबर है, भूयते भूयति। मैं भी अचंभित हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पाली व्याकरण, पाली व्याकरण का बुक, और ये ठीक है। नहीं, मैंने आपको पहले जो बताया वो गलत बताया। ओके, वो मया को मैं मयंक समझ रहा था, तो मुझसे ही गलती हो गई, सॉरी। ओके, तो ये मया अत्र भूयिष्यते। हाँ भारती मैडम, क्या कहना है आपको? हॅलो. हाँ जय भीम सर. हाँ जी। सर ते मया माझ्याद्वारेच आहे. हाँ हाँ, मया ते मेरे पूर्वी द्वारा, दर्शन मेरे, सर्वनाम नाही का ते. हो, मेरे हा द्वारा। अम्मा मध्ये. हा अम्मा हाँ, मध्ये करेक्ट करेक्ट। तेच. अम्म में एक वचन में आता है वो, बराबर। ओके, एक मिनट। हाँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मया अत्र भूयिष्यते, मतलब मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। मतलब ये क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। ये क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। तो यहाँ पे य आया है धातु से परे, और उसका, उसके साथ ई का भी आगमन हुआ है। मतलब य का आगमन, या कभी कभी ईय का आगमन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। य का या ईय का, मतलब कभी कभी ई का भी य को साथ जोड़ दिया जाता है। इसीलिए मया अत्र भूयिष्यते, मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। मतलब ये इस्सति, इस्सते और इस्सन्ते, ये क्या हुआ, अत्तनोपद का ये प्रत्यय हो गए वर्तमान काल के। त्वया अत्र भूयि, मतलब ये भूयि जो है, तो इसे भू धातु है, उसे य जोड़ गया, और भूतकाल का ई से य को जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, भूयि, मतलब मौजूद थे। त्वया अत्र भूयि, मतलब तुम यहाँ मौजूद थे। सब्बे ही अत्र भूयय्य, ये भूयय्य, ये तो क्या हो गया, विद्यर्थ हो गया, मतलब मौजूद रहना चाहिए। सब्बे ही, ये भी क्या है, सब्बे ही का मतलब क्या, तृतीया विभक्ति, ये सर्वनाम है सब्ब। ओके, तो इसी तरह ये भाववाच्य वाक्य बनते हैं, और उसका मतलब भी उसी तरह निकलता है। तो अभी हमने एक्टिव वॉइस देखा, भाववाच्य देखा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट देखा, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कर्मवाच्य। अभी ये कर्मवाच्य सबसे महत्वपूर्ण मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पाली टेक्स्ट में, मतलब त्रिपिटक में सबसे ज्यादा कर्मणि प्रयोग का ही ज्यादा उपयोग किया गया है। ओके, कर्मणि प्रयोग का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया गया है, और संधि समास, कर्मणि प्रयोग, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो हम अभी देखेंगे कर्मवाच्य में। जैसे कि भाववाच्य में हमने देखा, तो कर्ता किस में होता है, कर्ता किस में होता है, तृतीया विभक्ति में होता है। उसी तरह कर्मवाच्य में भी कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। ओके, और कर्म में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ओके, कर्म देखिए, ये नियम बहुत आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, या ध्यान में, साधुकं मनसी करोसी। ओके, या साधुकं मनसी करोथ, आप सब लोग अच्छी तरह से मन में
इसका ध्यान रखिए। क्या होता है कर्मवाच्य में? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और क्रियापद के बारे में क्या लिखा है देखिए, क्रिया के पुरुष और वचन, मतलब क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के समान होते हैं। कर्म के पुरुष और वचन और क्रियापद के पुरुष और वचन क्या होते हैं? समान होते हैं। ओके। तथा विभक्ति लगाने के पहले धातु से परे क्यों प्रत्यय आता है, क्यों का य रह जाता है। जैसे कि हमने भाववाच्य में देखा, जैसे कि हमने भाववाच्य में देखा, तो विभक्ति लगाने से पहले धातु से परे क्यों प्रत्यय आता है। तो ये विभक्ति का शब्द जो है वो ठीक नहीं लगता मुझे, लेकिन क्या पता अभी क्या है। तो क्यों का क्या होता है? य रह जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के तौर पर, रन्या धनं दीयते। ओके, रन्या धनं दीयते। तो ये जो वाक्य है इसमें कर्ता कौन है? राजा है, मतलब राजा है। तो ये राजा जो है, ये शब्द ततिया में आया है, तो वो क्या हो गया? रन्या हो गया। ये ततिया में मतलब राजा के द्वारा। ओके। और इसमें अभी हम देखते हैं कर्म में क्या होता है? पठमा विभक्ति होती है। तो धनंग ये जो है ये क्या है? कर्म है और उसकी विभक्ति क्या है? पठमा विभक्ति है। अभी आप कहेंगे सर धनंग अंग तो ये द्वितीय विभक्ति में आती है एक वचन में, लेकिन ये धन जो है ये कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में है, समझे? नपुंसक लिंग में पठमा विभक्ति एक वचन में भी अंग लगता है। जैसे हमने देखा है, फल का उदाहरण मैं देता हूँ, फलंग फला फलानी, फलंग फले फलानी, मतलब द्वितीय विभक्ति में भी फल है और पठमा विभक्ति में भी फलंग है। तो इसी तरह ये धनंग जो है पठमा विभक्ति आ गई। ओके। अभी क्रिया के पुरुष और वचन के बारे में हम अभी देखेंगे। तो ये जो धनंग जो है तो ये पठमा विभक्ति में है, पठमा विभक्ति में है। उसी तरह ये दियते जो है ये भी क्या है? प्रथम पुरुष में है। ये अभी ते यहाँ पे प्रत्यय लगा है, तो ये ते प्रत्यय जो है, आप ये अतुन पद का प्रत्यय है, तो आप परस पद का प्रत्यय अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे ती लगता है, तो दियति ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अतुन पद का प्रत्यय लगाया है। ओके। और ये यहाँ लगा है। अभी ये दी का जो धातु है वो क्या है? दा है। दा है मतलब देना। ओके। तो दा से वो य या ईय, मैंने आपको बताया य या ईय लगता है, तो वो जो धातु है दा, तो उसे ईय लग गया, तो इसीलिए ये दीयते बन गया। मतलब दीयती भी हम कह सकते हैं, दीयते लग गया, हो गया, मतलब दिया जाता है। यो का मतलब ऐसा पैसिव हो जाता है, वाया बोलते हैं ना, वाया। तो इसका मतलब होता है, मतलब राजा के द्वारा धन दिया जाता है, ऐसा इसका उदाहरण होता है। अगर हमने अभी ये उदाहरण पहले लिया था, बालको सूर्यांग पश्यति, तो इसको हम कर्मणि कैसे करेंगे? इसी तरह करेंगे। अगर आपको ये करना है, ये होमवर्क में करना है, कुछ एक्टिव वाइज के जो सेंटेंस है उसको पैसिव वाइज में बनाना है आपको। अगर ये आप कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आप इसमें पाली में आपकी मास्टरी हो गई, ऐसा मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। तो ये करने के लिए आपका विभक्ति का भी अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए, क्रियापद का भी अच्छी तरह से
अभ्यास होना चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर सकते हो। ओके, तो बालको सूर्यं पश्यति, तो इसका किस तरह से ये हो जाएगा? बालकों का क्या होगा? बालकेन। ओके, ओके, बालको सूर्यं, अभी कर्म क्या है? सूर्यं, तो हमारे नियम से क्या होगा? पठमा विभक्ति होगा। ओके, पठमा मतलब सूर्यो। ओके, सूर्यो, बालकेन सूर्यो। अभी ये जो कर्म के पुरुष और वचन के समान होते हैं, क्रिया के, तो अभी पश्यति का, पश्यति का क्या हो जाएगा? ये यह लग जाएगा ना उसे, तो पश्यति या पश्यते, ऐसा इसका क्या होगा? क्रियापद होगा। मतलब बालकेन सूर्यो पश्यति, मतलब बालक के द्वारा सूर्य देखा जाता है। इसी तरह उसका कर्मणी वाक्य हो जाएगा। ओके, दूसरा वाक्य है रण्या धनानि दियन्ति। अभी ये दियन्ति है, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये अनेक वचन में है। तो रण्या धनानि, मतलब राजा के द्वारा धन को, अभी ये धनानि भी क्या है? प्रथमा विभक्ति अनेक वचन में है, तो ये क्या, क्रियापद जो है ये आ, ये भी अनेक वचन में है। ये धनानि दियन्ति, मतलब राजा के द्वारा धन दिए जाते हैं, ऐसा इसका मतलब होगा, दियन्ति। और पितरा त्वं दियसि, मतलब अभी ये यहाँ पे जो भी पहले जो शब्द है ये सब तृतीया विभक्ति में है, मतलब इसमें क्या बोलते हो? इंस्ट्रूमेंटल। ओके, तो पिता के द्वारा त्वं दियसि, पिता के द्वारा तुमको, हाँ तुमको, मतलब यहाँ पे कंस में ब्रैकेट में देखा है भत्तुनो, मतलब पति को, पति को, तुम पति को दी जा रही हो, दी जा रही हो मतलब दीयसी। यहाँ पे तुम आ गया, इसीलिए ये सी आ गया, डीएससी। ओके, ये सब आपको अभी मालूम होना चाहिए। त्वंग जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पे सी लग गया। ओके, रन्या ये जो है अनेक वचन में है, प्रथम पुरुष, इसलिए ये अंति लग गया। तो ये जो बदल है ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में आना चाहिए। तो पिता के द्वारा तुम दी जा रही, जैसे कि हम शादी में देखते हैं कि जब विदाई होती है तो पिता के द्वारा बहू क्या बोलते हैं, हाँ, बेटी को पति के साथ भेजा जाता है, मतलब वो दिया जाता है बेटी को पिता के द्वारा। इसी तरह से ये वाक्य है, पितरा तुम्हें भक्तुन दीय वे। अभी ये वे जो है ये भी क्या है? ये अतनो पद का ये है, मतलब तो अभी वे मतलब परस्व पद का, परस्व पद का मध्यम पुरुष अनेक वचन है। यहाँ पे थ के बजाय वे आ गया। अतनो पद में वे होता है और परस्व पद में थ होता है। तो यहाँ पे ये क्यों आया अनेक वचन? क्योंकि यहाँ पे तुम में है। तो हमने पहले पढ़ा है, तुम में का मतलब क्या होता है? तुम, मतलब अनेक क्वेश्चन में है ना ये। यस सर। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे दिए हुए मतलब पिता के द्वारा तुम लोग पति को दी, पति को, तुम लोग पति को दी जा रही हो, ऐसा इसका मतलब होगा।
इसी तरह पितरा अहं वत्तुनो दियामी, तो पिता के द्वारा मुझे, जो मैं पति को दी जा रही हूं, ऐसा इसका मीनिंग होगा, दियामी। अभी यहाँ पे दियमी नहीं है, तो ये आपको पता होगा, होना चाहिए, जब भी मी लगता है तो वहां पे अ का आगम होता है, तो य का या हो गया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ य नहीं आया तो या आया। यहाँ पे दो तीन नियम लग गए। दियामी मतलब मैं पति के द्वारा, सॉरी, पिता के द्वारा मैं पति को दी जा रही हूँ, ऐसा इसका मतलब हो गया। अभी ये पैटर्न आया ना आपके ध्यान में, आया कि नहीं? पितरा मयंग पतिनो दियामा, मतलब पिता के द्वारा, मयंग मतलब हम लोग, हाँ, पतिनो मतलब पति को। अब पति ये शब्द क्या है, इकारांत है, तो चतुर्थी विभक्ति में नो आता है, तो पति को, इसका मतलब हो गया पति को। ओके, के द्वारा हम लोग दी जा रही है, मतलब पिता के द्वारा हम लोग दी जा रही है पति को, ऐसा इसका ये होता है। तो इसी तरह ये क्या हो गया, कर्मवाच्य मतलब कर्मणि, कर्मणि प्रयोग हो गया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कर्मणि और भाववाच्य और कर्तरी का, ये, तो ये सब मैं आपको जो बता रहा हूं, ये वर्तमान काल के हैं। ये पहले आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। ये वर्तमान काल में जो पैसिव वॉइस होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप अच्छी तरह से मन में ये बात रखिए कि जब भी वर्तमान काल में पैसिव वॉइस करना है, तो हमें पहले कर्ता को तृतीय विभक्ति में रखना है। दूसरा काम क्या करना है, कर्म को प्रथमा विभक्ति में रखना है। और तीसरा काम क्या करना है, क्रियापद को हमें उसके क्रियापद का जो धातु है उसके परे हमें य या ईय, ये पद को जोड़ना है। उसके बाद फिर वर्तमान काल का जो भी प्रत्यय होता है वो जोड़ना है। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो। ये जो मैंने तीन बातें कही, तो ये बुक में भी दिया है, और नहीं तो आप अपने नोटबुक में उसको लिख भी सकते हो, मतलब अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये जो नियम है, इसी की तरह ही आपको कर्मणी या पैसिव वॉइस बनाना है। सर एक आप सौकर्य तथा, हाँ, सर ये आप ये जो 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 चेंजेस करना है, वो अगर आपने चार्ट में हमको व्हाइट बोर्ड पे बताया तो और अच्छा रहेगा, मतलब वो अच्छा, लिख भी देंगे सब लोग। ओके ओके, बताता हूँ, कोई ओके बात। सर, हाँ, थैंक यू। सौकर्य तथा संक्षेप के लिए अन्य कारक भी कर्ता के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। अन्य कारक भी कर्ता के रूप में, मतलब असी छिंदती, तो इसका मतलब क्या हो गया, असीना छिंदती मतलब तलवार से तोड़ता है। तो असी छिंदती ये जो है, ये ये क्या है, कर्ता के तौर पर इसका इस्तेमाल हो। थाली पचती मतलब थालियन पचती मतलब थाली में पकाता है, ऐसा इसका अर्थ होता है। ओदनंग पचती मतलब भात पकता है, ऐसा। असी असी, तो इसी तरह ये संक्षेप, ये इसका कुछ ज्यादा आप संक्षेप में ही ये ध्यान में रखिए, को दिया है ऐसा। तो अभी तक हमने जो देखा है, ये सब वर्तमान काल का देखा है। और नीचे जो दिया है इस बुक में, ये जो निष्ठा है, तो ये तो और ईत, वंतु और तावी, जो भूतकाल के अर्थ में अगर हमें कहना है, जैसे कि
बालक के द्वारा सूर्य देखा गया था, ऐसा वाक्य हमें बनाना है। जैसे हमने हिंदी में बनाया पैसिव वॉइस, तो ये भूतकाल का था। लेकिन पैसिव वॉइस पाली में हम कैसे करेंगे, तो ये इसका यहाँ पे आगे विवरण दिया है, मतलब उसे निष्ठा कहते हैं। तो कर्तृवाच्य में कैसा करना है, देन कर्मवाच्य में कैसा करना है, भाववाच्य में भूतकाल के अर्थ में कैसा करना है, ये तावी और वंतु का बारे में बताया है। और अगर तो आ गया मतलब पास पार्टिसिपल, हाँ मैं आपको बताता हूँ, कर्मणी वाक्य में बहुत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर ये पास पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, कर्मणी वाक्य में पास्ट पार्टिसिपल का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं, तो और इत लगाकर बनते हैं, तो ये तो कर्तृत्ववाच्य में उदाहरण दिया है। और यो का भी आगम भाववाच्य में और कर्मवाच्य में दिया है। ओके, ये अलग है। ये जो क्यों है, ये अंतमान म्हणजे प्रेजेंट टेंस जो है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अनुसार है, उसमें यह कैसा लगाना है, ये इसका उदाहरण दिया है। हम देखेंगे, सब देखेंगे। तो इसी तरह जो आकार का इकार कैसे बनता है, जैसे मैं इसके ऊपर दिया था दीयते, ये देखिए यहाँ पे दिया है दीयते, दा का ईय कैसे लग गया, कभी कभी यही लगता है। ओके, तो इसी तरह वाक्य बनते हैं तायते। तो ये जो है भूतकाल का हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन ये आपका जो वर्तमान काल जो है, ये अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। और जेठे साहब ने जैसे बताया कि जो नियम जो है वो हम, ये यहाँ पे दिया है नियम, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के समान होते हैं। ये तीन जो है वो यहाँ पे आए हैं। तो फिर भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं बताना चाहता हूँ। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाली में कितने वाच्य होते हैं, मतलब वॉइस होते हैं। 3। कर्तरी, दूसरा कौन सा, कर्मणि, और तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य। ओके, कर्तरी को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्मणि को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। और भाववाच्य को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, अभी एक्टिव में क्या होता है, कर्ता किस में होता है, कर्तरी में। कर्तरी में कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है। यस। ओके, पैसिव वॉइस में कर्ता क्या कहा होता है, पैसिव वॉइस में कर्ता जो होता है वो किस कौन से विभक्ति में होता है, तृतीया में जाएगा सर, यही ना में आ जाएगा। हाँ बोलिए, कौन कहता है, कल्पा? तृतीयामध्ये। तृतीया तृतीय तृतीय। वेरी गुड, इतना देर लगा दी सबने, मैं तो हिल गया था कि मैंने कितना पढ़ाया आपको, करता हमेशा तृतीया में रहता है तो समझ में नहीं आया ऐसा मुझे लगा। कोई तृतीया विभक्ति। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट में भी तृतीया विभक्ति में ही होता है, ये पढ़ा आपने। ओके, सिर्फ प्रथमा विभक्ति कर्तव्य में होता है।
ओके, कर्ता हो गया। अभी कर्म देखेंगे हम। तो कर्तरी प्रयोग जब होता है, मतलब एक्टिव वॉइस होता है, कर्ता खुद क्रिया करता है, तब कर्तरी मतलब एक्टिव वॉइस में कर्म कौन से विभक्ति में होता है? कर्म, कर्म कर्म द्वितीय द्वितीय में होगा सर। विभक्ति। हाँ द्वितीय। हाँ, द्वितीय विभक्ति में होता है। कर्मणि जो होता है, मतलब पैसिव वॉइस जो होता है वाक्य, तब उसमें कर्म कौन से विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है। अभी वो याद, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया। ओके। और भाववाच्य में क्या होता है? कर्म कहाँ होता है? भाववाच्य में कर्म कहाँ होता है? कौन बताएगा? इसका मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ आपका किसी का ध्यान नहीं रहता। सर उसमें कर्म होता ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। कर्म होता ही नहीं है। ओके। ये अभी कर्ता कर्म हो गया। अभी क्रियापद पद के बारे में हम देखेंगे। क्रियापद, तो एक्टिव है इसमें क्रियापद और कर्ता। हाँ, कर्ता और क्रियापद, इसका पुरुष और वचन सेम रहेंगे। सेम रहता। ओके। फिर कर्मणि देखेंगे। कर्मणि, कर्मणि प्रयोग मतलब पैसिव वॉइस। तो इसमें कर्म और क्रियापद ये क्या रहते हैं? सेम। पुरुष और वचन सेम रहता। ओके। लेकिन भाववाच्य में, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, भाववाच्य में क्रियापद ये हमेशा नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एक वचन में रहता। इसके उदाहरण हम देखेंगे बाद में। ओके। भाववाच्य में क्रियापद क्या, जैसे कि आपको उदाहरण में देता हूं। एवं में सुतम, एवं में सुतम, सुतम। तो एवं ये छोड़ दिया, मैं सुतम मतलब मेरे द्वारा सुनाए, क्या सुना गया, ऐसा इसका मतलब है। मैं सुतम। तो एवं का मतलब होता है 10, मतलब इस तरह मेरे द्वारा सुना सुना गया। तो ये क्या है? भाववाच्य है। ये भाववाच्य है। इसमें कर्म है क्या? भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं। यहाँ पे कर्म है क्या? कुछ नहीं है। इसलिए ये क्या है? भाववाच्य में। और मे का मतलब क्या होता है? तृतीया में। ये मे जो है तृतीया में है। और ये जो सुतंग है, सुतंग जो है, ये क्या है? नपुंसकलिंग एक वचन में आया। और ये तो लग गया है, मतलब पास्ट टेंस का ये हो गया, पास्ट टेंस। ऐसा इसका मतलब मुझे भाववाच्य का हम आगे देखेंगे और उदाहरण। ओके। तो इसी तरह ये कर्तरी, कर्मणि और भाववाच्य जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको ये जो नियम जो है, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। कर्तरी में कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्मणि में कर्ता क्या होता है? तृतीया में होता है। भाववाच्य में भी तृतीया में होता है। कर्म जो है एक्टिव वॉइस में द्वितीय विभक्ति में होता है। और कर्मणि में क्या होता है? प्रथम विभक्ति में होता है कर्म। भाववाच्य में कर्म तो होता ही नहीं। और क्रियापद ये हमने, तो आज के लिए आप इतना ही पढ़िए और जानिए।
आगे मैं अगर गया तो फिर ये आप भूल जाएंगे, फिर आपका बहुत कंफ्यूजन होगा। जैसे ही हम इसके उदाहरण लेंगे, तब ये जो नियम है, ये एक कागज पर आप अच्छी तरह से लिख कर अगले क्लास में आपके सामने ही रखना है, ताकि यस जैसे ही सर। मैं आपको उदाहरण दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये करता है, ये कर्मा है, ये इसका नियम के तरह है, इस नियम के अनुरूप है। ये मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप वो क्रॉस चेक कर लेना, और वो क्रॉस चेक करते करते आपको ये पूरा ध्यान में आ जाएगा और समझ भी जाएगा। ओके। ओके अभी सर। किसी को कोई डाउट है? 1-2 मिनट में हम उसका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर कुछ समझा नहीं, पढ़ा नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको अच्छी तरह से खुद प्रयत्न तो करना है। समझे क्या? यस सर। आपको तो प्रैक्टिस खुद करनी है। जैसे जेठे सर ने बहुत कष्ट लिए है, मतलब बहुत ही अच्छा बड़ा, वो अपने ग्रुप पे भी डाल दो चार्ट। तो चलेगा सर। ऐसा बहुत मेहनत करनी पड़ती है व्याकरण पढ़ने के लिए। तो हाँ, बोलिए वैशाली वाघमारे। सर ये व्हाइट बोर्ड सर आप आपने, निकाल। जय भीम सर। हाँ सर, सर आपने कहा था मया अत्र भूयते, मैं यहाँ मौजूद हूँ, और अहम अत्र भूयामी, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो इसमें जरा जमनिंग हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा। मया अत्र भूयते। हाँ, मतलब जी सर। मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओके। मया। ओके, ऐसा ही लिखा है ना? एक हाँ, मिनट। फिर आपने कहा था अहम अत्र भूयामी। हाँ हाँ, एक मिनट। वो दिया है ना मैंने? कहाँ पे है वो उदाहरण दिए है सर क्या? भाववाच्य में सर नीचे का सेंटेंस आ गया। भाववाच्य के इसमें नीचे, बालकेन अत्र भूयते, ये इसके है नीचे। ना? ये हाँ। भाववाच्य भी। हाँ हाँ हाँ। तो क्या, मया अत्र भूयते, हाँ, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। और आप क्या कहते हो? अहं। अहम अत्र भूयामी आपने दिया था, फिर भी तो दोनों का यही अर्थ होता है, तो वहां जरा मैं कंफ्यूज हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, बराबर है ना। जब भी अहंग आता है ना, तो वर्तमान काल के प्रत्यय क्या लगते हैं? जैसे हमने पढ़े, सो अगर है तो ती, और ते आया तो अंति। बराबर है। हाँ। जी सर। प्रथमा पुरुष। मध्यम पुरुष में अगर त्वंग आया तो हम सी कहते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। और तुम आया तो क्या लगता है, लगाते हैं, थ हाँ। लगाते हैं। और अहंग आया तो मी प्रत्यय लगाते हैं प्रेजेंट टेंस का। और मयंग अगर आ गया तो म लगाते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो उसी नियम के तहत अहंग अगर आया तो भूयामी ही लगेगा वहां पर। ये भूयते नहीं लगेगा। ये तो प्रथम पुरुष है ना। और आप कहेंगे अभी ये मया जो है, तो आप लोग अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे लोगों का है। तो अहंग अगर आया तो ही मीम लगेगा, लेकिन अम्म का जो डिक्लेशन होता है वो प्रथमा विभक्ति में अहंग है, और अनेक वचन में मयंग है। फिर बाद में द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति का जो भी आता है, उसके उस वो जो आता है, मतलब सर्वनाम आता है, रूप आता है, तो उसे प्रथम पुरुष एक वचन या अनेक वचन का ही प्रत्यय लगता है। ये ध्यान में रखिए। इसलिए ये ते आ गया है यहाँ पे। ये देखो, त्वया पे भी ते आ गया है। समझे क्या? हाँ सर, लेकिन ये दोनों का भी यही अर्थ निकला है ना, मैं यहाँ मौजूद हूँ, और अहंग का भी मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो ये हाँ हाँ हाँ।
नहीं, अभी मया का ये जो है ना, ये तृतीय विभक्ति में उसका मेरे द्वारा यहाँ मौजूद मौजूद मैं यहाँ हूँ, मतलब ये पैसिव वॉइस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया ये भाववाच्य। ओके। और मैंने जो आपको बताया ये वर्तमान काल, ये भी वर्तमान काल का भी है और वो भी उसी अर्थ में है, लेकिन मैंने वहां पे कर्ता क्या लिया, अहंग लिया। ओके। और यस। क्रियापद अहंग, कर्ता अहंग होने के वजह से क्रियापद को क्या लगाया मैंने, भूयामी लगाया। तो दोनों का अर्थ एक ही है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। जी सर। हाँ। अहं अत्र भूयामी। भूयामी नहीं, ये यहाँ पे अहं अत्र भूयामी, ये जो वाक्य है ये भाववाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता हमारा जो है वो तृतीय विभक्ति में नहीं है क्या? नहीं सर। हाँ। तो ये अहं या अत्र भूयामी, इसका यह भी निकाल देंगे हम तो ये जो है भवामी जो होता है वो होगा अहं अत्र भवामी। तो ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा फिर। मैडम ने अच्छा क्वेश्चन निकाला। बरोबर। तो हाँ, तो हमारा भाववाचक में कर्ता यही चाहिए, तृतीय विभक्ति में चाहिए, लेकिन मैंने वो प्रथमा विभक्ति में डाल दिया, बराबर है। और भवामी मैंने हु का जो प्रेजेंट टेंस होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस का मैंने भवामी कर दिया, तो वो वाक्य क्या होगा, एक्टिव वॉइस हो गया। ये आपने अच्छी तरह से, मुझे मेरे भी ध्यान में नहीं आया था। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, मया अत्र भूयते और अहं अत्र भूयति भूयामी, ये अहं अत्र भूयामी ये गलत है, और उसका अर्थ ये नहीं हो सकता मैं यहाँ मौजूद हूँ, मतलब भाववाच्य नहीं होता, वो एक्टिव वॉइस में होगा। तो फिर उसका मीनिंग कैसा हो जाएगा, अहं अत्र भवामी, मतलब मैं यहाँ मौजूद हूँ। हाँ सर, तो ये ये भूयामी की एक्टिव जगह भवामी भवामी, आना चाहिए। हाँ, मतलब फोकस। उनका जो मीनिंग जो है एक ही होगा, लेकिन ये मया अत्र भूयते ये भाववाच्य है, और अहं अत्र भवामी ये क्या है, क्या है, एक्टिव एक्टिव वॉइस में एक्टिव आएगा। वॉइस में। कर्तरी। लेकिन इसका अम, अर्थ जो मीनिंग। है, मीनिंग जो है वो एक ही होगा, क्योंकि पाली में क्या होता है, पैसिव वॉइस का जब भी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस के जैसे करते हैं, एक पैटर्न है। मतलब अभी मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसके द्वारा उसके द्वारा वगैरह वगैरह, मैं तो आपको वो समझने के लिए बता रहा हूँ। तो लेकिन जब भी ट्रांसलेशन हम देखते हैं, इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखते हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन देखते हैं, तो ये जो पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन होता है वो एक्टिव वॉइस की तरह दिया गया है बहुत से सारे। इसलिए ये भी यहाँ पे भी देखिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे द्वारा ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं? ये लड़कों के द्वारा नहीं लिखा है, लड़के यहाँ मौजूद है, ये बालक के मतलब बालक के द्वारा ऐसा नहीं लिखा है भाववाच्य में। तो एक ये ऐसा नियम जो है वो भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। ओके। ओके सर। अभी समझ में आया? किसने को वैशाली कौन थे, वैशाली कौन मैडम थे ना, समझ में आया मैडम? मैडम बोला वैशाली वाघमारे. वाघ बारे, हाँ हाँ। हो म्हणतात मॅसेज. हेलो सर. अनोखे, हाँ बोला केदारनाथ पाटिल।
सर ते प्रेरणार्थक धातू जेव्हा आपण बनवतो धातूचं कोणचा धातू? प्रेरणार्थक धातू बनवतो आपण धातूचं. प्रेरणार्थक, हा. तर हा, तर त्याच्यामध्ये वृद्धी होताना अच्छच अटच आटी झालं आणि आटापी होतो. त्याचं काय? नाही, अटच अट. आटी, हा अट हा, आटी. हा हा आटी आणि आटापी होतो. हा हा तर त्या हा. पुस्तकामध्ये अच्छच अच्छे झालं आणि अच्छापी झालं, अच्छापी झालं. ते कसं काय अच्छे आणि अच्छापी व्हायला पाहिजे ना? तो तिथे ई आणि आपी हे दोन तिथे जोडले जातात. हो ना, मग ते ते बरोबर आहे ना. प्रेरणार्थक पण रूप होतं. प्रेरणार्थक ते हो रूप तयार होतं आणि त्यानंतर मग वर्तमान आपलं प्रेरणार्थकचे जे प्रत्यय जे आहेत ते त्याला जोडले जातात. आलं हो, लक्षात? पण अच्छ मध्ये जोडले नाही सर, ते अच्छी नाही झालं त्याचं. मग काय झालं? अच्छी. अच्छी. हा, अच्छी दिलेलं आहे पुस्तकात, म्हणून विचारतो मी. मग त्याला ई लागलाय ना अच्छला. नाही सर, अटच आटी झालं ना. हा, तर अच्छचा आची व्हायला पाहिजे मला, हे म्हणायचं आजची. अच्छा अच्छा अच्छा. अच दीर्घ का नाही झाला, आ असं हा म्हणायचं हा का? हा हा हा, हो हो. नाही, मग त्याचा जो जर झाला नसेल तर त्याचा तो अपवाद असेल. आलं का लक्षात? अच्छा अच्छा, हो, ओके ओके ओके. हा म्हणजे पालीमध्ये जे नियम दिलेले आहेत ना, सगळं हा हा, नियमानुसारच होईल असंही काही नाही, काही काही अपवाद पण आहे. अच्छा अच्छा. तरी पण मी याच्यामध्ये लक्ष घालून जर समजा कुठे काही नियम असेल तर मी तुम्हाला सांगतो पुढच्या क्लासमध्ये. ओके ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. ओके ओके. हा हा. चला, अजून कोणाला काही शंका आहे का? नो नाही सर. नो. वैशाली वाघमारे मॅडम नाहीत का? त्यांना त्यांची शंका झाली का निरसन? कोणाचं तर दिसत नाही सर काही हँड रेज वगैरे काही. ओके, हो सर, झाली. झाले ना? हो ओके ओके हो. ओके. तुमच्या बरोबर लक्षात आलं. ततियामध्ये हे नव्हता ना करता, त्यामुळे तो ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये आला. ओके. हो काय सर. करता हो तुम्ही? सर, मी टीचर आहे कुठे प्राथमिक, कुठे? पुण्यामध्ये. अच्छा अच्छा अच्छा. पुण्यामध्ये, आणि हा, कोंडवा आणि बुद्रुक मध्ये. पालीचं काय शिकलेला तुम्ही? मी आता युनिव्हर्सिटीला करतेय, ऍडव्हान्स डिप्लोमा कोर्स करतेय. पुण्याला? हो हो, युनिव्हर्सिटी मधून. गुड गुड गुड. याचा फायदा तुम्हाला नक्की होईल. हो सर, होतोय होतोय. हे होतोय झालेलं ना? आहे मला, पण हा. आणखीन जरा चांगलं समजलं, आणखीन छान. अच्छा अच्छा अच्छा. हा हा. हे आपण आणखी उदाहरण घेऊ ना, त्यावेळेस आणखी त्याचं काय म्हणतात त्याला, डिसेक्शन म्हणतो ना आपण, ते हो होईल हो आणखी व्यवस्थित. ओके ओके. हो सर. चालेल, थँक्यू गुड. सर. ओके ओके. आता इथे थांबूया मग आपण, कोणाचं जर काही नसेल प्रश्न तर. येस सर.